रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें जो आपको जम्मू कश्मीर से आ रही। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर के अलर्ट जारी हुआ। श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी जारी है। नईम भट्ट और मुश्ताक अहमद डार के ठिकानों पर रेड डाली गई है। आपको बता दें एनआईए ने इस रेड को अंजाम दिया। त्योहारों के मद्देनजर एनआईए की छापेमारी। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापा मारा है। आपको बता दें कुलगाम, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग में यह कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि आईईडी की बरामदगी के संबंध में जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की गई। दरअसल कश्मीर में बीते 2 दिनों में 5 आम लोगों की हत्या हुई है। घाटी में एक के बाद एक आपको बता दें इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं। घाटी में एक बार फिर बढ़ते आतंकवाद को लेकर के चिंता जाहिर की जाने लगी है। माना जा रहा है हालिया घटनाओं से लोगों में डर पैदा हो गया। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से श्रीनगर में एनआईए की 45 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। श्रीनगर में जिस तरीके से एनआईए लगातार आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए एनआईए कदम उठाता हुआ, आर्मी कदम उठाती हुई, और देखिए बीते कुछ दिनों पहले अभी जिस तरीके से वहां पर हत्या को अंजाम दिया गया, तो स्कूल में घुस करके जो शिक्षा का मंदिर होता है वहां पर टीचर्स की हत्या कर दी गई थी, वहां पर शिक्षकों की हत्या कर दी गई थी, और वो लोग जो आम नागरिक हैं जिनका कोई कसूर नहीं है उनको निशाना बना रहे हैं आतंकवादी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। श्रीनगर में एनआईए के 45 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और अब रुख करेंगे अगली खबर का। और अगली खबर वाराणसी में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली। आपको बता दें आज वाराणसी में प्रियंका गांधी वाड्रा रैली करेंगी। प्रियंका गांधी की इस रैली को किसान न्याय रैली का नाम दिया गया है। वाराणसी से मिशन 2022 का आगाज होगा। रैली के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं जगह जगह पर। वाराणसी में प्रियंका गांधी की रैली को लेकर के पोस्टर्स लगाए गए हैं। खास चीज उसमें क्या है वो हम आपको बता दें। कांग्रेस की यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी में मिशन 2022 का आगाज कर रही हैं और आज वाराणसी में किसान न्याय रैली करने जा रही हैं प्रियंका गांधी। लखीमपुर की घटना के बाद इस रैली का नाम बदला गया है। इस चुनावी जनसभा के जरिए 2022 के लिए वो पार्टी की तरफ से चुनावी शंखनाद भी कर रही हैं। और देखिए ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको ये पोस्टर्स दिख रहे हैं, इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए, यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को मां दुर्गा के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया है। नवरात्र चल रहे हैं, दुर्गा रूपी के तौर पर पेश किया गया है प्रियंका गांधी वाड्रा को। यानी जब कांग्रेस पहले ही कांग्रेस की नैया डूब रही हो, ऐसे में उसको पार लगाने के लिए यहां कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को दुर्गा रूपी बना दिया है। अब इसको समझिएगा कि ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है ये क्यों और किस लिए। अभी तक जो कांग्रेस जगह जगह देश के ज्यादातर राज्यों से जिसका सफाया हो चुका है, जहां पर सुपड़ा चल चुका है, चंद राज्यों को छोड़ करके, अब क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव सब करीब है, तकरीबन 4 से 5 महीने का समय बचा है, और आपको हम बता दें साथ ही साथ क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है वहां के चुनाव बेहद अहम हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश जीतना बहुत जरूरी है तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व दोबारा कायम करना। और लखीमपुर में जो वारदात हुई, लखीमपुर में जो घटना हुई, उसको लेकर के आपको बता दूं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार संघर्ष कर रही हैं। अपने उन जो पीड़ित हैं उनको सांत्वना दे रहे हैं जाकर के, और कोशिश कर रहे हैं कि अपना भी कहीं ना कहीं वर्चस्व बना पाए, दोबारा से अपनी पैठ उत्तर प्रदेश में बना पाए जो बीजेपी ने उखाड़ फेंकी थी आज से 5 साल पहले। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे रेजिडेंट एडिटर लखनऊ से विष्णु मोहन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु जी, देखिए जिस तरीके से पहले लखीमपुर का पूरा प्रकरण होता है, मौके पे चौका मारते हैं तमाम विपक्षी लोग जो पीड़ित हैं, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की जाती है, और उसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि दोबारा से जाकर के अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाया जाए उत्तर प्रदेश में, जहां से तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियों का धीरे धीरे सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है, खासतौर पर कांग्रेस का। और अब देखिए उसी के ऊपर खेलते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी पहुंच गई हैं, और वाराणसी में देखिए जिस तरीके से पोस्टर्स लगाए गए हैं, वहां पर ये प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, वहां पर दिखाने की कोशिश की गई कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के लिए दुर्गा रूपी, और अब वही कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगे। विष्णु जी क्या कहेंगे? ऐसा है कि कांग्रेस का एक समय यूपी बड़ा भारी गढ़ रहा है जी। कांग्रेस का जनाधार यहाँ खत्म हो गया है लगभग। पिछले कई चुनावों में कांग्रेस को परास्त देखनी पड़ी है जी। अब कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो या किसान मुद्दा हो या हाथरस का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर अपनी पैठ बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज बनारस में है, उनको दुर्गा रूपी प्रस्तुत किया जा रहा है। वो हिंदू
हिंदुत्व की भावना से जोड़ने की कोशिश हो रही है। आम आदमी को एक मैसेज संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार 18 मंडलों में रैली करेगी। ये रैली की आज शुरुआत हुई है। रैली के साथ साथ इनका प्लान है कि ये पदयात्राएं भी करेंगे, जिसमें इनके विभिन्न नेता शामिल होंगे। ठीक है। तो कांग्रेस की भरपूर कोशिश है किसी तरीके से इस बार वो धरती पर, मतलब यूपी के जो मतदाता हैं उन तक अपनी पहुंच बना ले, अपनी सक्रियता को साबित करे और मौजूदा सरकार को हाशिए में लेकर आए, उस पर सवाल उठाए। कांग्रेस की सारी नीति जो है, सारी पॉलिसी का किसान मुद्दा इस वक्त चल रहा है, उस किसान मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाने के प्रयास हो रहा है इस वक्त। जी देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी और बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसानों को लेकर के जो बीते तकरीबन 1 साल हो गया किसानों को ये विरोध प्रदर्शन करते हुए 3 काले बिलों के खिलाफ। और उसके बाद देखिए विष्णु जी, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस, क्योंकि चुनाव करीब है, किसी भी तरीके से जो मुद्दा हाथ लगा है उसको कांग्रेस ले रही है और हर मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे आपने बताया कि दुर्गा रूपी यानी कि अब शायद प्रियंका गांधी का ही सहारा बचा है कांग्रेस को। और पहले मैं इस चीज को मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस की पैठ थी, लेकिन धीरे धीरे करते ये साफ होते चला गया कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो पार्टियां उभरी वो थी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, लेकिन पिछला चुनाव बिल्कुल ही उसने तस्वीर बदल के रख दी और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते हैं और 5 साल वहां पर शासन करते हैं। अब यहां से दोबारा आपको नहीं लगता मुश्किल होगा प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए दोबारा से सर्वाइवल करना, दोबारा से कांग्रेस में जान फूंकना? विष्णु जी जी बिल्कुल सही है। कांग्रेस की भरपूर कोशिश है, उनके लिए डू और डाई का स्थिति है जी। वो इसीलिए हर मुद्दे को पकड़ रहे हैं, हर ऐसा मुद्दा जो जनता के बीच प्रमुखता के साथ है। खीरी के मुद्दे पे कांग्रेस ने जबरदस्त सक्रियता दिखाने की कोशिश की। मौके पर राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई। प्रियंका गांधी जब यहाँ पर कॉल हाउस में थी लखनऊ में, तो वो मलिन बस्ती में चली गई थी झाड़ू लगाने, उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को चकमा दिया, वो डिक्की में छुप के वहां से निकल गई। तो वो पूरी कोशिश हो रही है किसी तरीके से पब्लिक के बीच पहुंच के कांग्रेस अपनी सक्रियता दिखा दे कि हम आपके हैं। हम अपना जनाधार वापस जोड़ने की हर कोशिश, हर पैंतरा इस्तेमाल हो रहा है। और इसीलिए रैलियों का दौर है, क्योंकि 18 मंडल में 5-5 दिन में करेंगे तो भी 90 दिन से ऊपर इनका समय लग जाएगा। तो चुनाव से पहले ये पूरे प्रदेश को मत देना चाहते हैं, इसीलिए पदयात्राएं भी बीच में निकाली जा रही है। पदयात्रा निकाली जाए, चाहे बड़ी बड़ी रैलियां की जाए, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दोबारा से कांग्रेस का सर्वाइवल, दोबारा से कांग्रेस अपने आप को पूरी तरीके से मत करके सामने आना चाहती है, क्या ये संभव है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से 5 साल शासन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उसके बाद आपने एक चीज और कही थी, मैं उसके ऊपर दोबारा से वापस आना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस दुर्गा रूपी दिखा करके प्रियंका गांधी को हिंदुओं के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस का जो एक झलक कही जाती है कि कांग्रेस एक समुदाय विशेष को लेकर के ज्यादातर कांग्रेस का रुझाव उस तरफ होता है, एक समुदाय विशेष को लेकर के। तो क्या अपनी उस इमेज को तोड़ना चाहती है कांग्रेस? इस वजह से नवरात्रों के बीच में मां दुर्गा के रूप में कांग्रेस प्रियंका गांधी को प्रस्तुत किया जा रहा है। बिल्कुल सही है स्वाति जी, कांग्रेस यही प्रयास कर रही है और ये मुद्दा भी इस बार उठाने का प्रयास हो रहा है कि जो वंशवाद का इन पर आरोप लगता रहा है, रैलियों और पदयात्राओं के माध्यम से इस बात का ये लोग प्रचार प्रसार करेंगे। इस बार ये जो इनकी नीति तय है कि बताएंगे कि साथ कितने वंश के बाहर के लोग हमारे यहाँ अध्यक्ष बन चुके हैं। और इस बार हिंदुत्व के मुद्दे को ये लोग भी छूने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए प्रियंका गांधी को दुर्गा रूपी के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इनकी प्रयास है कि किसी तरीके से जनमानस से हम दोबारा जुड़ जाएं, उनमें हम जनता के साथी के तौर पर वापस आ जाएं। इसीलिए सारी कवायद चल रही है। लेकिन क्या लगता है विष्णु मोहन जी, देखिए पिछली बार जब चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश की एक ऐसी पार्टी के साथ कांग्रेस ने विलय किया था जिसका जनाधार था, जिसके पास वोट बैंक था, एक बड़ा वोट बैंक MY फैक्टर था, मुस्लिम यादव फैक्टर था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बबुआ बुआ के साथ जो उनका जोड़ी, तमाम छोटे अन्य पार्टी के लोग
लेकिन फिर भी सरकार बनाने में असफल थे। और इस बार देखिए दोनों में तकरार होती हुई दिखाई दे रही। समाजवादी पार्टी अपना एक अलग गुट लेकर के चल रही है और कांग्रेस एक अलग गुट लेकर के चल रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस दोबारा से कहीं पे क्या इतनी सीटें पा पाएगी कि कम से कम वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाए उत्तर प्रदेश में? जी स्वाति जी, ऐसा है कि पिछले चुनाव के बाद से दोनों ही पार्टियों ने ये तय किया हुआ है, जो इनका आकलन है कि हमें दूसरी पार्टी के साथ जोड़ने हमको नुकसान हुआ, इसीलिए दोनों अपने अपने दम पर लड़ने की कोशिश करें। कांग्रेस के सामने मैंने अभी आपसे कहा कि डू एंड डाई स्थिति है। अगर वो इस चुनाव में अपना सक्रियता नहीं दिखा पाई, अपना पैर जमा नहीं पाई, तो फिर आने वाले चुनावों में उसकी गत बहुत खराब हो जाएगी। वैसे भी कांग्रेस हाशिए पर आ चुकी है जी, इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि जितना जनाधार वो बढ़ा सके वो बढ़ा ले। कांग्रेस के नेता हर पैंतरा आजमा रहे हैं इसके लिए। विष्णु जी देखिए, एक सवाल और खड़ा होता है विष्णु जी, यहाँ पे देखिए कांग्रेस में जब आपने अभी कुछ देर पहले कही कि जो वंशवाद का आरोप लगता रहा है कांग्रेस के ऊपर, लेकिन देखिए फिर भी चाहे जितने आरोप लगे, जितने सवाल खड़े हो जाएं, खुद उनके पार्टी के तमाम नेता मुखर होकर के बोले कि कांग्रेस एक डूबती हुई नैया के तौर पर दिखाई दे रही, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार से मोह नहीं टूट रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से उनका चित्रण होता है, मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, उनके ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं, बातें बनाई जाती हैं, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं करूंगी। राहुल गांधी के क्योंकि परिवार के बेटे हैं, वंशज हैं, उनको आगे लेके जाना चाहिए पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल नजर आ रहे हैं। बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो क्या सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा बची है चेहरा? और साथ ही साथ क्यों नहीं, जब वंशवाद का लगातार आरोप लग रहा है तो कांग्रेस पार्टी अन्य ऐसे नेताओं को, ऐसा तो नहीं कि देश में अब बाकी सारे विद्वानों की बिल्कुल ही क्षति हो चुकी है, खत्म हो चुके हैं, ऐसे विद्वान बचे ही नहीं जो पार्टी को आगे अग्रसर कर सके, क्यों नहीं तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मौका दिया जाए कि आगे बढ़िए, कांग्रेस पार्टी इस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन दीजिए, आइए आगे बढ़िए, पार्टी के साथ जुड़िए, कम से कम जो वंशवाद का आरोप लग रहा है वो भी खत्म होगा। विष्णु जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए ये परिवारवाद तो इसमें कांग्रेस पार्टी में लगातार है, ये लगातार वर्षों से सामने आ रहा है। पिछले चुनाव में राहुल गांधी को मुहिम दी गई, लेकिन राहुल गांधी उसको सफलतापूर्वक निभा नहीं पाए। पिछले चुनाव में ही प्रियंका गांधी को यूपी में सक्रिय बनाने की मांग चल रही थी कांग्रेसियों द्वारा ही। इस बार इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई हैं। अब वो लगातार सक्रिय हैं और लगातार अपनी बात को कहने के प्रयास कर रही हैं। जहां जरूरत होती है वहां पे वो संघर्ष करने के लिए आमादा रहते हैं, उनके कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं, चाहे वो खीरी के मुद्दे पर देखिए, चाहे किसानों के मुद्दे पर देखिए। इसलिए लेकिन ये जो वंशवाद का आरोप है, इसको इतनी आसानी से हटाना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। और इसलिए कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, इसमें एक से एक दिग्गज नेता है, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें उनकी किसी की चलती नहीं है एक परिवारवाद की वजह से। लेकिन विष्णु जी ऐसा ना हो परिवारवाद के चक्कर में कांग्रेस जो 2-3-4 राज्यों में इस वक्त सांस ले रही है वहां भी उनका दम घुट जाए। ऐसा ना हो कि परिवारवाद के चक्कर में जिन 2-4 राज्यों में कांग्रेस इस वक्त सांस ले पा रही है वहां भी दम घुट जाए और देश के नक्शे से कांग्रेस पार्टी का नामो निशान ही मिट जाए। ठीक है, आप एक पार्टी हैं, आप केंद्र में दिल्ली देश की राजधानी में आप उपस्थित हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी उपस्थिति देश के अन्य राज्यों में कहीं है ही नहीं। और क्या एक अकेली प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की नैया पार कर पाएंगे? क्या वो अकेले अपने दम पे, क्या उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इस कम से कम जीत तो मुझे नहीं लगता, वो दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन यानी उत्तर प्रदेश की गद्दी तो मुझे दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन क्या इतनी सीटें भी हासिल कर पाएंगी कि वहां पर उनका माना जा सके कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को रजिस्टर किया, कम से कम अपने आप को दोबारा से वहां पर स्थापित किया? विष्णु जी आपका सवाल अपनी जगह एकदम जायज है। इसीलिए कांग्रेस किसानों का मुद्दा उठा रही है, क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण इलाकों की है। अब किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस खेल रही है। ये जो पदयात्राएं और रैलियां निकल रही है उसके पीछे का ध्येय यही है कि किसी तरीके से किसानों को और ग्रामीण इलाके की जनता को हम जोड़ लें। इनकी प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है विधायकों की और उत्तर प्रदेश केंद्रीय राजनीति में प्रमुखतम भूमिका अदा करता है, इसलिए सारा कंसंट्रेशन कांग्रेस पार्टी का यूपी की राजनीति पर है। अभी वो अन्य राज्यों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी को दोबारा स्थापित करने के प्रयास में है। अब ये आगे की बात है कि वो कितना इसमें कामयाब हो पाएंगे कितना नहीं। हालांकि
सरकार में आने की बात बहुत दूर की कौड़ी है, जैसा कि आपने कहा था। जी ठीक है, बहुत हमारे साथ आप बने रहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन विष्णु मोहन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी, उत्तर प्रदेश से अगली खबर, और उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो है लखीमपुर खीरी से। और आपको बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी आशीष मिश्रा ने गोलमोल जवाब देकर, जब उनसे पूछताछ हुई, 11 बजे का समय दिया गया था, 10:40 पर आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच पहुंचते हैं लखीमपुर में, और वहां पर 12 घंटे तक पूछताछ की जाती है आशीष मिश्रा से, और उसके बाद तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन जवाब गोलमोल थे। एसआईटी को बरगलाते रहे। एसआईटी संतुष्ट नजर नहीं आई आशीष मिश्रा के जवाबों से। लखीमपुर हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए हैं केंद्रीय मंत्री के आरोपी बेटा आशीष मिश्रा। शनिवार को यूपी पुलिस के सामने पेश हुआ और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि पुलिस के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया है, संतुष्ट नहीं है पुलिस, और गोलमोल जवाब देते रहे। उन्होंने जो बातें बताई वो प्रमाणों से नहीं मिल रही हैं। वहीं उनके पिताजी जब भी सामने आए, लगातार बेटे का पक्ष उन्होंने लिया। पिता जब भी सामने आए, बेटे आशीष का पक्ष लिया, और हर बार यही कहते रहे कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, वो आरोपी नहीं है, वो दोषी नहीं है, उसके पास तमाम सबूत हैं, तमाम साक्ष्य हैं। लेकिन जब कल पूछताछ हुई तो क्या निकल करके सामने आया? गोलमोल जवाब दे रहे हैं, बरगला रहे हैं पुलिस को, एसआईटी को, साफ जानकारियां नहीं दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आशीष मिश्रा ने कहा है कि घटना वाले दिन वो वहां मौजूद ही नहीं थे, बल्कि 4 से 5 किलोमीटर दूर कुश्ती के कार्यक्रम में वो मौजूद थे। हालांकि पुलिस की तरफ से जारी किए गए बयान और कार्यक्रम में मौजूद लोगों का कहना है कि वो 2-3 घंटे के लिए गायब था। बताने कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले में अब सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। इसके बाद ही फैसला होगा कि उन्हें पुलिस की हिरासत में भेजा जाएगा या नहीं। चलिए, इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मैं विष्णु मोहन, जो हमारे रेजिडेंट एडिटर है, उनके पास वापस जाना पाऊंगी। विष्णु मोहन जी, देखिए जिस तरीके से पूरा प्रकरण चल रहा है, आरोपित होते हैं आशीष मिश्रा, सामने आते हैं, मीडिया के तमाम बातें करते हैं, बयान अपना देते हैं, अपने आप को निर्दोष बताते हैं। पिता भी बेटे को निर्दोष बताते हैं। लगातार विपक्ष का प्रेशर बनता है। सिलसिलेवार तरीके से तमाम दर्शकों को हम बता दें कि पूरा प्रकरण क्या था। जैसे घटना घटी, 8 लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद आशीष मिश्रा आरोपित घोषित होते हैं कि वो आरोपी है। तमाम वीडियो एक के बाद एक वीडियो जो मौका वारदात है वहां से आना शुरू हो जाते हैं। जो वहां पर लोग मौजूद थे वो आते हैं सामने, वो बयान देते कि वो मौजूद था, आशीष मिश्रा वहां पे मौजूद था। लेकिन पिता की तरफ से भी यही सफाई दी जाती कि बेटा निर्दोष है। बेटा सामने आता है, तब तक मीडिया से बात करता है कि हम निर्दोष हैं। समन भेजा जाता है, बुलाया जाता है, आशीष नहीं पहुंचते कोर्ट, और उसके बाद कोर्ट यहाँ पर नाराजगी जताती है। दूसरा समन चस्पा किया जाता है और उसके बाद बयान आता है दोपहर में पिता का, अजय मिश्रा का, जो कि मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, केंद्रीय राज्य मंत्री, कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। और उसके बाद अगले दिन, यानी कि बीता शनिवार को, जो शनिवार कल बीत चुका है, बीते कल में वो जाते हैं लखीमपुर में, क्राइम ब्रांच से मिलते हैं। वहां पर 12 घंटे तक पूछताछ होती है और पूछताछ के बाद क्या निकलता है? 0, यानी कि 0 जवाब, गोलमोल और बरगलाने की कोशिश। इससे ही पता चल जाता है कि कितनी सच्चाई है उनकी बातों में। और चर्चा करने के लिए विष्णु जी हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु जी, देखिए पूरा प्रकरण हमने अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दिया है, जिन्होंने अभी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, कि क्या कुछ हुआ है इस मामले में। क्या लगता है सर, अब आगे क्या कुछ हो सकता है आशीष मिश्रा के साथ? देखिए, क्योंकि तमाम अफसर बैठे होंगे, और जब अफसर, आला कमान सब बैठते हैं, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जवाब देने में जब पूछताछ होती है। 12 घंटे की पूछताछ, लेकिन जो नतीजा निकलता है कुछ खास नहीं। विष्णु जी। बिल्कुल सही है। देखिए, ये इतना गंभीर मुद्दा बन गया था, इस पर विपक्ष ने बुरी तरीके से घेर दिया था और प्रशासन अपना काम कर रहा था। प्रशासन शुरुआती दौर में जो अजय मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, उसको लेकर भी सरकार को घेरा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से अजय मिश्रा कल अपने साक्ष्य लेकर 5-6 पेन ड्राइव में अपने मौजूदगी के बारे में और अपने कुछ गवाहों को के साथ को लेकर उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि वो निर्दोष है, वो उनकी बात मानी नहीं गई है। तमाम सवाल ऐसे रहे हैं जिनका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सकते हैं, इसीलिए लगातार 12 घंटे तक उनकी पूछताछ होती रही। अब उनके गिरफ्तार होने के बाद विपक्ष के पास भी ये मुद्दा उतना मुखर नहीं रह गया है।
क्योंकि सरकार के पास जवाब आ गया है कि भाई हमने जो मरे थे, जो पीड़ित थे, उनकी हमने मदद कर दी और जो दोषी था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। अब लखीमपुर खीरी का मुद्दा उतना मुखर नहीं रह गया है विपक्षियों के लिए, सरकार के लिए ये बड़ी उपलब्धि है इनकी गिरफ्तारी। जी, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि जो सरकार ने क्योंकि उसके गिरफ्तार हो गया है, अब पुलिस के साथ है, पुलिस की कस्टडी में है इस वक्त आशीष, और विपक्ष का भी मुद्दा इतना गर्माता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन देखिए, दोबारा से ठंडे होते मुद्दे में दोबारा से चिंगारी फूंक दी प्रियंका गांधी वाड्रा ने। चली गई वाराणसी, अब आज वाराणसी में वो वहां पर रैली करेंगे, दोबारा कहीं ना कहीं इस मुद्दे को चिंगारी दी जा रही है। बिल्कुल सही कह रही है आप जी, इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ रहे, क्योंकि विपक्ष के पास चंद मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। लेकिन जो मौजूदा जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो उनके लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इतनी आसानी से किसी भी ज्वलंत मुद्दे का पीछा विपक्ष नहीं छोड़ने वाला है। प्रियंका गांधी वाड्रा की आज की रैली में भी ये तमाम चीजों की चर्चा हो रही है। कांग्रेस जो है लगातार खीरी के मुद्दे पर सरकार को घेर भी जा रही है, समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है, राष्ट्रीय जनता दल को जो वहाँ के पश्चिम की जो पार्टियां हैं वो बात उठा रही है। तमाम सरकारें जो है, अपने जो प्रदेश सरकार है वो इसका लगातार ऐसे ही जवाब दे रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिसके संबंध उन्होंने चस्पा कर दिया मिश्रा जी के घर पर, वो आ गया, हाजिर हो गया। उनके पिताजी भी यहाँ हाजिर हुए मीडिया के सामने, लगातार वो कहते रहे कि मेरा बेटा निर्दोष है। वो घटना स्थल पर नहीं था, वो 4 किलोमीटर दूर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद था जिस समय घटना हुई। लेकिन संतोषजनक जवाब अजय मिश्रा नहीं दे सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद सरकार का हाथ मजबूत हो गया, पक्ष मजबूत हो गया है। विपक्ष अब देखते हैं कि इस मुद्दे को कितना बोला पाता है। विष्णु जी, अब आगे क्या हो सकता है इस मामले में? अब जब उनके को पेशी की जाएगी और तमाम सवाल जवाब होंगे, आगे आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है इस मामले में? इस मामले में अब आगे कुछ जो 1-2 गिरफ्तारियां बची थी वो भी कंप्लीट हो ही गई हैं लगभग। अब इनको भेजकर सरकार, इनको तो जेल भेजने का टाइम है। अब इसके बाद, इनकी गिरफ्तारी के बाद अब खाली कानूनी औपचारिकताएं शेष रह गई हैं। जी स्वाति, बहुत शुक्रिया विष्णु जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तमाम दर्शकों को देखिए, लगातार जिस तरीके से आरोपी आशीष मिश्रा गोलमोल जवाब दे रहा था, आपको हम बता दें कि जिस तरीके से आशीष मिश्रा से पुलिस ने पूछताछ करी है और खुल करके जो जवाब देना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप गलत नहीं हैं तो आप सामने आइए, पुख्ता जवाब दीजिए, तमाम साक्ष्य सामने रखिए, तमाम बातें करिए, जो वीडियोस वहां पर थे उनके बारे में बताइए। वो सब बताने में आशीष कहीं ना कहीं असफल साबित हुए हैं। आशीष लगातार पुलिस से 12 घंटे मायने रखता है कि लगातार पूछताछ हुई हो। तमाम वीडियो सामने आ चुके थे, एक के बाद एक वीडियो घटनास्थल से जहां पर ये पूरा प्रकरण हुआ वहां से सामने आ रहे थे। तमाम जो वहां पर किसान मौजूद हैं वो गवाही दे रहे हैं। सभी लोगों का ये कहना है कि आशीष वहां पे मौजूद था, लेकिन आशीष खुद अपने लिए यही कह रहा है कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था, मैं जहां पर कार्यक्रम स्थल था मैं कार्यक्रम स्थल पे मौजूद था। लेकिन पुलिस की 12 घंटे की पूछताछ में जो जवाब मिले वो संतोषजनक नहीं मिले। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। तीज त्योहारों का मौसम शुरू हो गया और इसी के मद्देनजर देश की राजधानी की सुरक्षा बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, और साथ ही साथ तमाम जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं वहां पर भी सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता कर दिया गया। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट है। दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कई इलाकों में गश्त की है। देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। त्योहारों को देखते हुए दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बाजारों में सुरक्षा बढ़ाई है। होटल्स और गेस्ट हाउस पर भी नजर रखी जा रही है। किराएदारों की वेरिफिकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में गश्त तेज कर दी है। आपको बता दें, नवरात्रि त्योहार सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। इसकी शुरुआत गुरुवार को हुई। हालांकि इस खबर में आपको बता दें कि इस बार कम संख्या में स्थानीय बाजारों और मंदिरों में भीड़ उमड़ी है। दिल्ली में चल रहे समारोह को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद कर लेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम न्यूज के संवाददाता अमरजीत फोन लाइन पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अमरजीत, देखिए जिस तरीके से हमले हुए हैं
हालांकि आतंकवादी गतिविधियों को कम किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की हम बात कर लें, हाल ही में वहां पर देखिए जिस तरीके से हमले में शिक्षकों को मारा गया है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएं अमरजीत कि क्योंकि देश की राजधानी है और इसकी सुरक्षा और यहाँ के लोगों की सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है, साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों में भी सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन राजधानी हमेशा टारगेट पर रहती है। क्या कुछ इंतज़ाम, और क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं अमरजीत, क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं? सुरक्षा बलों को कहाँ कहाँ तैनात किया गया है अमरजीत? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। इसी को देखते हुए आतंकी हमलों की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने शनिवार को शीर्ष पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के मुताबिक बैठक में आतंक विरोधी कदम उठाने की चर्चा की गई है। साथ ही बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा की गई कि आतंकवादियों को स्थानीय लोगों की मदद लेने से कैसे रोका जाए। बैठक के दौरान अस्थाना ने यह भी बताया कि दिल्ली में आतंकवादी हमले से इनपुट की सूचना मिली है। हालांकि इस मामले में पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि जब तक स्थानीय लोगों का समर्थन न मिले तब तक आतंकी हमले नहीं हो सकते। तो ये दिल्ली पुलिस ने यानी कि जो किराएदारों और कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ किराएदार रह रहे हैं वहाँ की भी पूरी उनका ब्यूरो लिया जाए कि कहाँ कहाँ कौन कौन रह रहा है और वो कहाँ से लोग आए हैं। और पुलिस कमिश्नर ये भी कहा खुफिया एजेंसियों का इनपुट है कि पेट्रोल पंपों को भी निशाना बनाया जा सकता है, साइबर कैफे जैसे हैं, केमिकल दुकानें हैं, पार्किंग की जगह है। जी अमर जी, देखिए, और ये जो तमाम बातें आपने बताई बेहद जरूरी, क्योंकि देश की राजधानी, इसकी सुरक्षा और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। साथ ही साथ हम बात कर लें कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, खास तौर पर सदर बाजार हो गया दिल्ली का, चांदनी चौक हो गया दिल्ली का, और ये ऐसे बाजार हैं जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और क्योंकि त्योहारों का सीजन है, देश भर के व्यापारी, खास तौर पर हम अगर बात करें उत्तर भारत का, हर तरफ का व्यापारी यहां पर आता है अपना सामान बेचने और ख़रीदने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर दिल्ली के भी जो लोग हैं वो भी आते हैं, आसपास के दिल्ली एनसीआर के लोग भी ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं। भीड़ बहुत होती है यहाँ पर, बहुत आसान हो जाता है कहीं पे भी जाके भीड़ के बीच को बम को जाकर के प्लांट करना या फिर किसी भी तरीके का विस्फोट करना। इसके लिए सरकार क्या क्या सोच रही, दिल्ली सरकार क्या सोच रही, केंद्र सरकार ने सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए हैं? क्योंकि बाजारों में जाकर विस्फोट करना बेहद आसान है, भीड़ भाड़ इलाके में जाके किसी भी तरीके का विस्फोट किया जा सकता है, किसी भी डब्बे में जाकर के बम को प्लांट किया जा सकता है। क्या तैयारियां, क्या कौन कौन सी फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है अमर जी? देखिए, यहाँ पर सीआरपीएफ हो गई और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये लोग काम करेंगे। जैसे कि बड़े बाजार है, चांदनी चौक जैसे हो गया, करोल बाग हो गया, और आपका सदर बाजार हो गया। इधर अगर इस दिल्ली की बात करें तो लक्ष्मी नगर हो गया, कृष्णा नगर के इलाके हो गए। ये जो बड़ी मार्केटें हैं यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। और जैसे ही मार्केट के अंदर लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग करी गई है, मेडिकल डिटेक्टर लगाए गए हैं ताकि कोई भी संदिग्ध चीज ऐसी अंदर ना लेके जाए। और पुलिस ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो लोग हैं, दुकानदार है, वो भी होशियार रहे, अपनी दुकान के बाहर चेक करते रहे कि कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी जिसमें कोई विस्फोटक पदार्थ हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि हमें दिल्ली वासियों का भी साथ चाहिए। अगर पब्लिक हमारे साथ मिलकर काम करेगी तो हम आतंकवादी गतिविधियों को रोक सकते हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने दे सकते। जी, बहुत शुक्रिया अमरजीत हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता अमरजीत हमारे साथ, अमरजीत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां देते हुए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस और तमाम फोर्सेस लग गई हैं सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए, क्योंकि देश की राजधानी है इसलिए ज़रूरी हो जाता है। और बीते कई सालों में हमने देखा है कि जिस तरीके से दिल्ली को निशाना बनाया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।